नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में रुख करेंगे खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। चेरी काउंटी में 9वें फ्लोर पर डबल मर्डर हुआ। वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। चेरी काउंटी में 9वें फ्लोर पर डबल मर्डर हुआ है। वारदात की सूचना पर हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चेरी काउंटी के 9वें फ्लोर पर डबल मर्डर हुआ है और अब मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला है, चेरी काउंटी का 9वां फ्लोर, जहां ये डबल मर्डर की वारदात हुई है। तो वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। ललित पंडित हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। ललित, चेरी काउंटी के 9वें फ्लोर पर ये डबल मर्डर हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ सामने आया है कार्रवाई में? जी बिल्कुल, बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेरी काउंटी सोसाइटी है, उसमें 9वें फ्लोर पर रहने वाले एक बिजनेसमैन और उनके परिवार के एक अन्य यहाँ पर मर्डर कर दिया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस टीम के मिलकर पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो उसके वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंच चुके हैं चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर। उनके द्वारा यहाँ जो सीसीटीवी में सीसीटीवी लगे हुए, अन्य जो पूरा जो सोसाइटी परिसर में सीसीटीवी लगे हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द जो लोग उनसे मिलने आए वगैरह चेक किए गए। साथ में सभी सीसीटीवी चेक करके देखा जा रहा है कौन परिवार से मिलने आए थे। आज बिल निकाली जा रही है। साथ में पुलिस टीम के द्वारा पूरी सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं, गार्ड से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस साथ में सब है, दोनों जिनका मर्डर हुआ है उनके को करके पोस्टमार्टम किया गया है। ललित, ये जो डबल मर्डर हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये पता चला है? अभी तक जिस तरह से पुलिस ने का प्रयास किया है, उनकी तरफ से अभी इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं कर रही है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि अभी उनके द्वारा जांच की जा रही है। जांच की कोई जानकारी वो लोग कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, बिजनेसमैन का जो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है वो बिजनेसमैन था। उसके साथ में उसके परिवार का ही एक साथी उसके साथ मौजूद था। हमको यहाँ करके हत्या की बात उनकी बताई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पर जो सुबह से जो अभी तक सोसाइटी के अंदर से जानकारी मिली है, काफी लोग इनसे मिलने आए थे, उन्हीं में से किसी के ऊपर शक है। तो उसको लेकर के पुलिस टीम के द्वारा भी पूरी पड़ताल की जा रही है। जब पुलिस टीम से जो हमने जानकारी करने का प्रयास किया, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि जांच पड़ताल के बाद ही वो कोई इसमें वक्तव्य दे पाएंगे। ललित, ये जो 2 लोग हैं जिनका मर्डर हुआ है 9वें फ्लोर पर, ये इन्हीं का घर है क्या? और एक परिवार में कितने लोग हैं? ललित, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए दोबारा कोशिश की जाएगी आपसे जुड़ने की। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला, जहां ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की वारदात हुई है और डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। चेरी काउंटी के 9वें फ्लोर पर यह डबल मर्डर हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा से खबर है, जहां नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला, जिसमें नमाज पढ़ने वाला शख्स सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल था। नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खान सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था। सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो आपको बता दें कि नंद बाबा के मंदिर परिसर में 4 युवक गए थे और इनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी और उनमें से एक था फैजल। और ये वही युवक है जो कि सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल था। शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में भी सक्रिय रहा था, जिसकी तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। तो नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला नमाजी सीएए विरोध प्रदर्शन में रहा है और साथ ही नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खान सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहा और सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहने की जो तस्वीरें हैं उसकी वो भी वायरल हो रही हैं। तो शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में सक्रिय था फैजल खान। ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें हैं नंद बाबा मंदिर में नमाज की तस्वीरें। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग में, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो ये वही युवक है
फैजल खान, जिसने नमाज अदा की थी नंद बाबा मंदिर के परिसर में जाकर। हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया था इस पूरे मामले को लेकर। तो दो तस्वीरें नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते वक्त की तस्वीरें, और जो दूसरी तस्वीर है वो शाहीन बाग प्रदर्शन में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त की है। उस दौरान भी सक्रिय था ये शख्स, नमाज पढ़ने वाला फैजल खान। तो नंद बाबा के मंदिर में जिस युवक ने नमाज पढ़ी थी वही शख्स है जो शाहीन बाग प्रदर्शन में भी प्रदर्शन कर रहा था, सक्रिय था। सीए के विरोध में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें शामिल रहा है। जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि मथुरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश शायद की जा रही थी, साजिश की जा रही थी, सौहार्द के बहाने साजिश थी दंगा भड़काने की, जिस वजह से ये हरकत की गई कि नंद बाबा मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की गई। कुशीनगर से खबर है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जलने की वजह से, और 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए कप्तानगंज अस्पताल में भेजा गया है। तो 4 लोगों की मौत जलने की वजह से, 10 लोग घायल हो गए हैं और लगातार पटाखे फूट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। तो घायलों को इलाज के लिए कप्तानगंज अस्पताल में भेज दिया गया है। 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस भीषण आग की घटना में, दुर्घटना में घायल हुए हैं, और वहीं 4 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदा जलने से इस पूरी घटना में मौत हो गई है। तो ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी पटाखों की कप्तानगंज में, जहां पर भीषण आग लगी, ये हादसा हुआ और हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 10 से ज्यादा लोग ऐसे रहे जो कि बुरी तरह घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल है। हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उन्हें इलाज उनका चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है इस पूरी दुर्घटना में वो अंदर ही फंसे हुए थे, और आग पर काबू पाने के बाद उन लोगों की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, और वहीं वो लोग जो कि गंभीर रूप से घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसे के बाद की भयावह तस्वीर दूसरी है। जो पहली तस्वीर है वो अवैध पटाखा फैक्ट्री में जब हादसा हुआ था तब किस तरह का माहौल, अफरा तफरी मची हुई थी इलाके में, वो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर है जो हादसे के बाद की तस्वीर है, जहाँ पर जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जहां ये हादसा हुआ। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय निवासियों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी कोशिश की, मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अरे पानी हाथ जालौन से खबर है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाली युवती से माफी मांगने की बात कर रहे हैं अनुज मिश्रा। अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा। हालांकि कुछ दिनों पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जिला अध्यक्ष से मारपीट कर रही थी ये युवती। अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस युवती से बात कर रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा और माफी मांग रहे हैं। हालांकि युवती ने साफ माफ करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपनी गलतियों की क्षमा और माफी इस ऑडियो में मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा। तो आइए अब आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें माफी मांग रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा। हेलो, बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या करें हम? अब बहुत ज्यादा परेशान है। दिन भर दुकान पर डले रहे, अकेले कुछ नहीं खाया हमने। हाँ तो हम क्या बेटा करें? हमें माफ कर दे बेटा हमें। अरे बेटा हमारी लास्ट इज्जत का ख्याल है, रखो बेटा। अरे अब जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। अरे बेटा लास्ट इज्जत का नहीं, ये तो ख्याल नहीं हो रखो। पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा।
अब बात तो शुरू तुमने की थी ना, तो खत्म तो हम करेंगे। हम ये किस्सा पूरी जिंदगी के लिए खत्म करना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खत्म हो। बेटा नुकसान न करो। क्यों ना करे नुकसान? बेटा हमारा नुकसान न तो ये करो। बता, तूने मेरी लाइफ में छोड़ा क्या है जो मैं तेरा अच्छा समझूं? बिल्कुल ना अच्छा समझूंगी मैं तो। तूने मेरी लाइफ में छोड़ा क्या है अब जो मैं तुझे अच्छा समझूं? बेटा बहुत मजा आता है ना? नहीं, रायता फैलाने में बहुत मजा आता है। मैंने कहा था ना। बेटा अभी सुन ले, नुकसान है। पूरी बात सुन ले पहले। क्या बोला था मैंने? रायता उतना ही फैला जितना खुद का समेट पाए। कहा था ना, अब समेट मैं फैला। बेटा माफ कर दो। मैं आज बड़ा बेटा बहन आ रहा याद। बेटा माफ कर दो। मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ से खबर है जहां बढ़ती ठंड पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। शीतलहर में कंबल बांटने और अलाव जलवाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। तो शीतलहर में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का आदेश दिया गया है। पूरी पारदर्शिता से कंबल बांटने का काम किया जाए। शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी जिले में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट भी जारी किया है। तो कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख रुपए और अलाव के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। तो बढ़ती ठंड पर सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को शीतलहर में कंबल बांटने और अलाव जलवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट भी पास किया गया है। तो शीतलहर में गरीबों और निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दिया सभी जिलाधिकारियों को, और ये भी कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोजगार सृजन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे और रोजगार में बनाया एक और कीर्तिमान। प्रवासी मजदूरों की वापसी और रोजगार देने में सफल रही है सरकार। रोजगार सृजन में गेम चेंजर बना ओडीओपी। तो 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल हो गया है रोजगार सृजन के मामले में। तो आर्थिक मोर्चे में और रोजगार सृजन के मामले में एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने बनाया है। प्रवासी मजदूरों की वापसी और रोजगार देने में सरकार सफल रही। तो एक और कीर्तिमान अपने नाम किया, एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया योगी सरकार ने। तो रोजगार सृजन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल। आर्थिक मोर्चे और रोजगार में एक और कीर्तिमान यूपी ने बनाया। प्रवासी मजदूरों की वापसी और रोजगार देने में सफल रही है सरकार, और रोजगार सृजन में गेम चेंजर बना है ओडीओपी। तो जिस तरीके से कोरोना काल में सभी मजदूर वापस जा रहे थे, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो वापस कैसे जाएं, और साथ ही जब वो वापस आए कोरोना काल में जिस तरीके से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो मजदूर वापस भी आने लगे, और ऐसे में उनको रोजगार मुहैया कराना, जब वो अपने घर पहुंच गए तब रोजगार मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश उन 5 राज्यों में शामिल हुआ है जो देश में शीर्ष स्थान पर आए हैं। तो एक और कीर्तिमान यूपी ने स्थापित किया और एक और रिकॉर्ड योगी सरकार ने अपने नाम किया। उन्नाव से खबर है जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के कारण डेंगू की चपेट में गांव आया।
गांव के तकरीबन 100 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। एक युवक की डेंगू से मौत हो गई है। सैकड़ों मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची और एक एक घर में 6 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। महिलाएं और बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ गए। तहसील सफीपुर क्षेत्र के गांव सैता का ये मामला है, जहां सैकड़ों मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। एक एक घर में 6 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। तो महिलाएं और बच्चे भी अब डेंगू की जद में आ गए हैं, डेंगू की चपेट में आ गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां लापरवाही के कारण डेंगू की चपेट में पूरा ही गांव आ गया है। गांव के तकरीबन 100 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं और एक युवक की डेंगू से मौत भी हो गई है। तो पूरा गांव डेंगू की चपेट में, 100 से ज्यादा लोगों को डेंगू हो गया है। सैकड़ों मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए नहीं पहुंची। एक एक घर में 6 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। जहां एक तरफ सरकार ये बात करती है कि जब भी डेंगू से बचाव को लेकर तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और साथ ही डेंगू से बचाव को लेकर सरकार ये बात करती है, प्रशासन ये बात करता है कि तमाम कड़े कदम उठाए जाएंगे या उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जब ऐसी तस्वीर सामने आती है जैसे उन्नाव की, जहां एक पूरा गांव डेंगू से पीड़ित हो गया है, सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं, सब अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं, एक एक घर के 6-6 मेंबर डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम आंखें मूंदे बैठी रही। जानकारी होने के बाद, सूचना मिलने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। तो कितना बड़ा खिलवाड़ है लोगों की जिंदगी के साथ। और हमारी भाउज और हमारे भतीजी भतीजा और मेरी चाची भी एक जो है एडमिट होंगी। कहाँ एडमिट हैं ये लोग? हमारे भाई भतीजे जो है लखनऊ में हैं और मेरी चाची जो है कानपुर। क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम अभी तक आपके गांव में नहीं आई? नहीं आई हम लोगों ने, लेकिन आए नहीं। अच्छा, छिड़काव हो रहा है बराबर? हमारे ग्राम प्रधान निवासी जो हैं, प्रधान साहब, वो खुद से करवा रहे। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सूचना मिलने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए नहीं पहुंची और इसका हर्जाना पूरे गांव को भुगतना पड़ा। पूरा गांव डेंगू की चपेट में आ गया है। एक एक घर में परिवार के 6-6 मेंबर डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। महिलाएं और बच्चे सभी डेंगू से पीड़ित हैं। सब अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। लगभग सैकड़ों लोग ऐसे होंगे, यानी कि 100 लोग लगभग हैं जो कि अलग अलग अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर दी गई, लेकिन वो नहीं पहुंची। फिर ऐसे में जितने भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, उनको पलीता लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर आ रही है। और आखिर इतना हल्के में कैसे कोई जिंदगी, किसी की जिंदगी को ले सकता है? जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जानकारी के बावजूद भी इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच नहीं की, तो लोगों की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कि पूरा गांव अब डेंगू की चपेट में आ गया है। पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब सीधा रुख करेंगे बिहार के मधुबनी में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करने के लिए गए हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत की परंपरा के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, आस्था है, वे सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां जानकी के प्रति वही श्रद्धा और विश्वास का भाव रखते हैं जो आप रखते हैं, जो मैं रखता हूं। ये हम सब के लिए गौरव का बात क्षण है।
और यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब भी मैं बिहार में आता था, मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, मधुबनी में आता था, लोग मुझसे एक बारे में पूछते थे कि योगी जी, आप लोग चुनाव में आते तो हैं और हर बार एक आह्वान करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इसकी तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और यही कारण है कि अब हर तबके का व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, सो करके दिखा दिया है, इसलिए समर्थन भी उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये 500 वर्षों के टीस थी, भारत के हर नागरिक की, हर श्रद्धालु की टीस थी। अयोध्या में ये काम होना ही चाहिए और वह कार्य करके दिखा दिया ना। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। और भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सबने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ सहयोग किया है, अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी हम पालन करें। याद करिए किस मजबूती के साथ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है। आज देश के अंदर बिना भेदभाव के 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवा देना, 10-12 करोड़ गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में
में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सबका साथ, सबको कहा कि सभी लोग साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि भारत को दुनिया की महाताकत बनाना है और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए। याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा